नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। लॉकडाउन 5, इन 11 शहरों में रहेगी कोरोना की सख्ती जारी। 1 जून से लॉकडाउन के 5वें चरण को लेकर शुक्रवार को बैठक हुई। लॉकडाउन 5 पर निर्णय केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों पर छोड़ने के आसार हैं। 13 शहरों और रेड जोन को छोड़कर अन्य इलाकों में हो सकती है गतिविधियां शुरू। कोरोना संकट से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन में 31 मई के बाद सख्ती जारी रखी जाए या नहीं, इसका फैसला केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों पर छोड़ने के आसार हैं। 1 जून से लॉकडाउन के 5वें चरण को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने आपस में महामंथन किया। दोनों शीर्ष नेताओं ने लॉकडाउन हटाने के फायदे और नुकसान की समीक्षा की। माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिन में केंद्र लॉकडाउन 5 को लेकर स्थिति स्पष्ट कर देगा। लॉकडाउन 5 में मेट्रो और मॉल खोलने की तैयारी में दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन 5 में दिल्ली को चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। 1 जून से दिल्ली में शॉपिंग मॉल और कॉलोनियों में धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत मिल सकती है। वहीं बाजारों का समय भी बढ़ाया जा सकता है। मेट्रो को चलाने की इजाजत दिल्ली सरकार लॉकडाउन 4 में ही मांग चुकी है। इस फेज में अगर केंद्र सरकार राजी होती है तो मेट्रो भी पटरी पर उतर सकती है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि शनिवार को इस बारे में एक बार फिर दिल्ली के आला अधिकारी चर्चा करेंगे। पीएम मोदी का खुला पत्र, कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी है, हम विजय पथ पर चल पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के बाद अपने देशवासियों के नाम एक खुला खत लिखा है। इस पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में धैर्य और जीवटता को बनाए रखने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने देशवासियों से कहा कि आने वाले दिनों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना धैर्य बनाकर रखें। पत्र में लिखा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लंबी है, हम विजय पथ पर चल पड़े हैं। इसके लिए देशवासियों से अपील है कि वो सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने दूसरे कार्यकाल के लिए 30 मई 2019 को शपथ ली थी। पत्र में मोदी ने कोविड-19 की वजह से पूरे भारत में लागू लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों, कारीगरों, छोटे उद्योगों, दुकानदारों, रेहड़ी पटरी और ठेला लगाने वालों को हुई परेशानियों का जिक्र किया और कहा कि इनकी परेशानियां दूर करने के लिए सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं। मुझ में कमी हो सकती है मगर मुझे देशवासियों के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा, पीएम मोदी ने लिखा खत। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम एक पत्र लिखा है। इस पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को धन्यवाद करते हुए देश के लोकतंत्र की सामूहिक शक्ति को पूरे विश्व के लिए मिसाल बताया। इस पत्र में उन्होंने जहां एक ओर भाजपा के पहले कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई तो वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस के चलते लगातार गिरती जा रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का खाका भी सामने रखा। पीएम मोदी ने आर्थिक पैकेज को बताया बड़ा कदम, आत्मनिर्भर भारत बनाने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जारी किए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि भारत दुनिया में आर्थिक पुनरुत्थान का एक उदाहरण पेश करेगा जो वर्तमान में कोरोना वायरस के खतरे से लड़ रहा है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का पैकेज हर भारतीय के लिए अवसरों के एक नए युग की शुरुआत करेगा, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, छोटे उद्यमी हो या स्टार्टअप से जुड़े युवा हो। उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि आत्मनिर्भर बनने की है। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हमें अपनी क्षमताओं के आधार पर अपने तरीके से आगे बढ़ना होगा और इसका केवल एक ही तरीका है, आत्मनिर्भर भारत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 275 नए मामले, 7,445 कोरोना पॉजिटिव और 195 हुए डिस्चार्ज। देश के साथ उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। आजमगढ़ में 19, मुजफ्फरनगर में 12, कानपुर में 9, गोरखपुर में 3, भदोही में 2, इटावा में 3, मेरठ में 10, बलिया में 5, गाजीपुर में 4, चित्रकूट में 2 कोरोना संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 7,445 पहुंच गई है। प्रदेश में शुक्रवार को 275 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 7,445 हो गई है। इनमें से 2,874 एक्टिव केस हैं और 4,410 को डिस्चार्ज किया जा चुका है।
लंबे समय तक मास्क लगाने से हो सकता है बीमारी का खतरा। लोगों को हो रही हाइपरकेप्निया की शिकायत, क्वारंटीन सेंटरों में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टर बोले कोरोना से बचने के लिए मास्क जरूर पहने, लेकिन लगातार नहीं। अगर आप भी कोरोना वायरस से बचाव को लेकर मास्क का कई घंटे तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए भी है। लगातार कई घंटों तक मास्क पहनने से लोगों को सांस, हृदय संबंधी और अन्य तमाम दिक्कतें हो रही है। मेडिकल साइंस की भाषा में इस बीमारी को हाइपरकेप्निया कहा जाता है। राजकीय दून मेडिकल अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर कुमार जी कौल का कहना है कि मास्क पहनना गलत नहीं है, लेकिन लगातार कई घंटों और एक्सरसाइज करते समय मास्क पहनना सेहत के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। दून के क्वारंटीन सेंटर में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। मास्क पहनने की वजह से इंसान द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा मुंह और नाक के जरिए फेफड़ों में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से इस तरह की तमाम दिक्कतें होती है। हर रोज 10,000 टेस्ट करवाने के लिए टेस्टिंग क्षमता बढ़ाएं, मुख्यमंत्री योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया है कि प्रदेश की टेस्टिंग क्षमता बढ़ाई जाए, जिसके लिए कि प्रदेश में हर रोज 10,000 कोविड टेस्ट किए जा सके। उन्होंने माइक्रो प्लानिंग करके टेस्टिंग लैब व्यवस्था को बेहतर बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री शुक्रवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर लॉकडाउन की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मेडिकल कॉलेजों सहित सभी चिकित्सालयों में डॉक्टर नियमित रूप से राउंड लें। रूस, कुवैत और दुबई में फंसे यात्री घर वापस लौटे। लखनऊ में लैंड हुए 3 विमान। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत गुरुवार को रूस, कुवैत व दुबई में फंसे यात्रियों को वापस वतन लाया गया है। अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई और सामान की जांच पड़ताल के बाद क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से वंदे भारत मिशन चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 3 फ्लाइटें चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंची। इसमें पहला विमान जजीरा एयरलाइंस का J9 1423 शाम करीब 6 बजे एयरपोर्ट पहुंचा, जिसमें कुवैत में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया। दूसरी फ्लाइट दुबई एयरलाइंस की FZ8235 थी, जो दुबई से एमओसी एयरपोर्ट पहुंची। यह फ्लाइट रात करीब 8 बजे आई और अंतिम उड़ान एयर इंडिया की थी। यह एक कनेक्टिंग फ्लाइट थी जो रूस से दिल्ली होते हुए एमओसी एयरपोर्ट पहुंची थी। यह उड़ान देर रात एयरपोर्ट पहुंची। घर वापसी के बीच श्रमिकों ने रोजगार के लिए किया हरियाणा का रुख, 28 मजदूर बस से रवाना। उत्तर प्रदेश के हरदोई में कोरोना संकट के बीच गैर जनपदों और प्रदेश में लगातार गांवों को लौटने की खबरों के बीच शुक्रवार को ठीक इसके उलट तस्वीर देखने को मिली। 52 विकासखंड के ग्राम बरवन और मिर्कापुर से शुक्रवार को 28 श्रमिक एक बस से रोजगार के लिए हरियाणा रवाना हो गए। हालांकि शुक्रवार को रवाना हुए श्रमिकों में से कोई भी लॉकडाउन के दौरान अपने घर को वापस नहीं आए थे। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें अब भी हर रोज प्रवासी श्रमिकों को लेकर वापस आ रही है, लेकिन शुक्रवार को सवाईजपुर तहसील क्षेत्र और 52 विकासखंड के ग्राम बरवन व मिर्कापुर के 28 श्रमिक एक बस के जरिए हरियाणा के अंबाला के बलाना गांव रवाना हो गए। बस से हरियाणा जाने से पहले सभी श्रमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सवाईजपुर पहुंचे और अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आनंद पांडे के मुताबिक सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और सभी स्वस्थ मिले हैं। ज्यादा सवारी वाले रूटों पर ही चलेंगी बसें, रोडवेज ने की तैयारी। 1 जून से रोडवेज बसों के संचालन की संभावना के मद्देनजर कानपुर क्षेत्र की रोडवेज बसें सिर्फ उन्हीं रूटों पर चलेंगी जहां बसों में 60% से अधिक यात्री लोड है। इसके चलते कानपुर के सभी डिपो के आरएसएम से रूट चार्ट मांगा गया है। बिना मास्क बस अड्डे या बस में प्रवेश नहीं मिलेगा। बिना सैनिटाइज किए हुए किसी भी डिपो से बस रवाना होने पर जिम्मेदारों पर निलंबन की कार्रवाई होगी। यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। बस में यात्रियों के हाथ सैनिटाइज कराने के लिए हर कंडक्टर को आधा लीटर का सैनिटाइजर दिया जाएगा। हर 6 घंटे में बस स्टैंड पर सफाई के निर्देश दिए गए हैं। 30 मई तक सभी कंडक्टर को दी जाने वाली टिकट मशीनों को चार्ज करने को कहा गया है। रोडवेज ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। अगर 1 जून से शासन की अनुमति से बसों का संचालन होता है तो पहले 60% से ज्यादा यात्री लोड वाले रूटों पर ही बसों का संचालन होगा। एस.के. शर्मा, आरएम, कानपुर क्षेत्र। कोरोना की वजह से चाय की चुस्की हुई महंगी, अभी और बढ़ेंगे दाम। कोरोना के असर चाय की चुस्की पर भी पड़ गया है। बीते 1 माह के दौरान ही सामान्य श्रेणी की चाय के दाम में 50 से 60 तो प्रीमियम क्वालिटी की चाय के दाम में 90 से 100 रुपए प्रति किलो की वृद्धि हुई है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में चाय के दाम अभी और भी बढ़ सकते हैं। इसकी प्रमुख वजह कोरोना वायरस से लगा लॉकडाउन ही है, क्योंकि चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य असम और बंगाल में इसके उत्पादन में मार्च अप्रैल के दौरान 60% तो मई माह में अब तक 50% की कमी आई है, जिसकी मुख्य वजह लॉकडाउन बताई जा रही है। बॉर्डर पर पुलिसकर्मी ने युवक से पूछा, आपके पास कुत्ते को ले जाने का पास है? दिल्ली गुरुग्राम स्थित सरहोल
टोल प्लाजा पर पुलिस जांच के दौरान कुत्ता लेकर जा रहे बाइक सवार युवक से पुलिस कर्मियों ने कुछ ऐसा सवाल पूछा कि उसे वापस लौटना पड़ा। उस बाइक सवार ने सोचा भी नहीं होगा कि उसे ये सवाल पूछा जा सकता है। शुक्रवार सुबह बॉर्डर पर चेकिंग कर रही पुलिस टीम के पास दिल्ली की ओर से बाइक पर अपने कुत्ते को बैठा कर लाया युवक पहुंचा। नाके पर तैनात पुलिसकर्मी ने उससे पास मांगा तो उसने दिखा दिया। इसके बाद पुलिस वाले ने कहा कि कुत्ते का पास है क्या? युवक के मना करने पर पुलिस वालों ने उसे कुत्ते का पास लाने की बात कहते हुए वो वापस भेज दिया। हालांकि कई वाहन चालकों ने पुलिस वालों का विरोध भी किया। उधर मध्य प्रदेश मूल की 27 वर्षीय राखी अहिरवाल अपनी 2 छोटी बहनों और 2 बच्चों के साथ दिल्ली के रजौरी गार्डन से गुरुग्राम सेक्टर 57 के लिए ऑटो से आई। बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती देखकर ऑटो चालक महिला को उतार कर चला गया। महिला ने दोनों बहनों और बच्चों का सामान उठाकर पैदल बॉर्डर पार किया और ऑटो पकड़कर गई। सरहौल बॉर्डर पर सुबह अचानक सील किए जाने और वाहनों को गलत दिशा में लौटाने से एक्सप्रेसवे पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। स्थिति अनियंत्रित होते देख पुलिस ने बैरिकेडिंग खोलकर वाहनों को बिना जांच के निकाला। सैकड़ों वाहन चालक परेशान हुए। शादी के लिए कुंडली मिलान के साथ ही अब वर कन्या के कोरोना जांच रिपोर्ट भी। प्रयागराज नवंबर में गिनती की शादियों की लगन है। लॉकडाउन में इंतजार में पड़े सैकड़ों परिवारों की ख्वाहिश है कि इन विवाह मुहूर्त पर उनके घर खुशियों की शहनाई बज जाए। इसके लिए जहां वर वधु की कुंडलियों के मिलान कराए जा रहे हैं, वहीं दोनों पक्षों की ओर से कोरोना जांच को भी प्राथमिकता दी जा रही है ताकि शादियों की अनुमति लेने में किसी तरह की रुकावट न आने पाए। पंडित ओम नारायण बताते हैं कि कोरोना संक्रमण की वजह से अब हर कोई सजग है, इसलिए कुंडली मिलान के साथ ही लोग चाहते हैं समय रहते कोरोना की भी जांच करा ली जाए ताकि प्रशासनिक स्तर पर शादियों की अनुमति लेने में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। हालांकि अभी प्रशासनिक स्तर पर शादी की अनुमति के लिए कोरोना जांच की कोई अनिवार्यता नहीं है, फिर भी लोग इस महामारी के संक्रमण को देखते हुए सजग हैं। वहीं सीएमओ डॉक्टर गणेश प्रसाद कोऑर्डिनेटर कोविड-19 बताते हैं कि अभी तक शादी के लिए कोरोना जांच से संबंधित कोई सर्कुलर नहीं आया है। इस तरह की वर कन्या के पक्ष से अगर मांग की जाती है तो इसके लिए आम मरीजों से अलग डेस्क बनाकर शादी के लिए अलग से प्रमाण पत्र जारी करने पर विचार किया जा सकता है। मोहब्बत की निशानी ताजमहल को नुकसान। आंधी से यमुना की तरफ की रेलिंग गिरी। ताज नगरी आगरा में 124 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई आंधी ने तबाही मचा दी। इससे मोहब्बत की मिसाल ताजमहल भी जख्मी हो गया। 2 साल में 3 बार आंधी से स्मारक को नुकसान पहुंचा है। ताजमहल के मुख्य द्वार पर पिछले साल ही नई व्यवस्था की गई थी। मेट्रो की तरह ऑटोमेटिक द्वार लगाए गए थे। ये टोकन से खुलते हैं। इनमें प्रवेश के लिए प्रत्येक पर मेटल डिटेक्टर मशीन लगाई गई थी, ये भी ध्वस्त हो गई हैं। हालांकि एएसआई के अधिकारी इसे इतनी बड़ी क्षति नहीं मान रहे। एएसआई के अधिकारियों का कहना है कि ये सब हाल ही का स्ट्रक्चर है जो कि 1 या 2 दिन में ही फिर से खड़ा हो सकता है। चिंता तो इस बात की है कि यमुना की तरफ की रेलिंग गिर गई है, इसे फिर से तैयार करवाया जाएगा। इसमें पत्थर का इस्तेमाल होगा, इसे मुगल कालीन लुक दिया जाएगा। ताज में मुमताज के अलावा शाहजहां की 2 और बीबियां सरहिंदी बेगम और फतेहपुरी बेगम दफन है। ताज को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि भूकंप, तूफान, बारिश से कम नुकसान हो, इसलिए मुख्य मकबरे की चारों मीनारों का रुख बाहर की ओर है। 2 साल पहले की आंधी में फतेहपुर सीकरी में भी भारी नुकसान हुआ था। आगरा में 124 की रफ्तार से आई आंधी व बारिश। कोरोना संकट के बीच आगरा में शुक्रवार शाम का आंधी बारिश ने तबाही मचा दी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 124 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। इसके बाद ओले के साथ तेज बारिश हुई। आंधी, ओले और बारिश से भारी नुकसान हुआ। शहर में 10 से ज्यादा मकान गिर गए। शहर से देहात तक 200 से ज्यादा पेड़ धराशायी हो गए। आंधी से आगरा जयपुर हाईवे पर ही 50 से ज्यादा पेड़ गिरे। आंधी के बाद तेज बिजली चमकी और फिर बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग के जानकारों ने इसे पश्चिमी विक्षोभ बताया है। भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश में मौसम ने ली करवट। तेज आंधी के साथ कड़कती बिजली, जमकर हुई बारिश। कानपुर और आसपास के जिलों में पिछले 2 दिनों से घने बादलों की मौजूदगी के बीच शुक्रवार देर रात तेज बारिश हुई। बादलों की गरज व बिजली की कड़क के साथ तेज हवाएं भी खूब चली। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं का असर शहर के बाहरी हिस्सों में अधिक रहा। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। सुबह से 11 बजे तक तथा इसके बाद शाम को 5 बजे से तेज हवाएं चलने से मौसम अच्छा हो गया। इसके बाद बादलों की घेराबंदी बढ़ी और तेज गरज के साथ बारिश होने लगी। दिन में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और रात का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं बुंदेलखंड के महोबा का अधिकतम तापमान जरूर करीब 3 डिग्री ऊपर चला गया। कानपुर देहात सुबह से उत्तर पूर्वी हवाएं 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने से लोगों को जहां चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली, वहीं अधिकतम और न्यूनतम पारा भी 4 से 6 डिग्री तक नीचे चला गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। उधर बुंदेलखंड के बांदा, जालौन, चित्रकूट में भी बादल छाए रहने और हवाएं चलने
चलने अधिकतम पारा 2 डिग्री नीचे खिसक गया। हमीरपुर में बृहस्पतिवार की रात कई स्थानों पर बूंदाबांदी के बाद यहाँ का पारा भी नीचे खिसक गया। औरैया में बारिश होने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। हरदोई और फतेहपुर में भी पारा करीब 2 डिग्री तक नीचे चला गया, लेकिन फिर भी लोग तपिश और गर्मी से बेहाल रहे। इटावा में सुबह बूंदाबांदी होने से यहाँ का भी 2 से 3 डिग्री तक तापमान नीचे चला गया। वहीं उन्नाव में सुबह बादलों के छाने से अधिकतम और न्यूनतम पारा नीचे खिसक गया। कन्नौज में भी सुबह बादल छाने के बाद हल्की बूंदाबांदी होने से यहाँ भी पारा 3 डिग्री नीचे चला गया। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।